हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति और हम यहाँ पर कर रहे हैं नो मोर क्वेश्चंस नो मोर फियर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वेटिंग फॉर व्हाट, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम बेसिकली वैसे इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। आपने सभी ने कभी ना कभी मैग्नेट तो जरूर परचेज की होगी। वो थोड़ी सर्कुलर भी हो सकती है, थोड़ी ओवल शेप की भी हो सकती है। दोनों ही टाइप में आपने उनके जो एंड्स होते हैं उनके बीच में कुछ अजीब सा फील किया होगा। क्या? जब आप उनके एंड्स को एक दूसरे के क्लोज लाते हो तो दो एंड ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। मतलब आपको उन्हें क्लोज लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स, वो जो रिपल्शन होता है, आप उसको फील कर पाते हो कि ये पोल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं जा पा रहे। वही दो पोल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप क्लोज लाने के लिए एक दूसरे के थोड़ा क्लोज लेके आओ, मतलब आप एग्जैक्टली उन दोनों पोल्स को नहीं मैच करा रहे हो, वो खुद हो जाएंगे। आप उनको इतनी डिस्टेंस पर रखोगे, वो खुद एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन जैसा फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक दूसरे को अपनी साइड खींच रहे हैं तो अट्रैक्शन, एक दूसरे को अपने से दूर कर रहे हैं तो रिपल्शन। अब लेकिन ये फोर्स है क्या, क्यों वर्क कर रहा है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which other magnets experience attraction or repulsion. Is called magnetic field. And this force is called or is known as magnetic force. क्लियर है? अब देखो, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल बी। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इस डेफिनेशन से देखकर हमें क्या लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन सोर्स है वो क्या होगा? मैग्नेट। क्योंकि देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी मैग्नेट है, आप उसको कहीं पर भी प्लेस कर दो, वो अपने अराउंड एक ऐसा स्पेस बना लेगी जिसमें अब अगर आप किसी दूसरे मैग्नेट को लेकर आते हो या वहां से लेकर जाते हो तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से आ रही है? मैग्नेट से, जो कि सही चीज भी है। ओके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ये जो सोर्स है, ये हमारे पास सिर्फ एक सोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हमें एक और सोर्स से मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बार मैग्नेट को। बार मैग्नेट क्या होती है? सिंपल मैग्नेट,
जैसे मैग्नेट आपने देखी होती है। ओके, बस यहाँ पर उसका शेप जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। अ मैग्नेट of rectangular shape is called bar magnet. ओके, तो ये सिंपली मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट है, इसको हम क्या बोल देंगे, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट में क्या क्या होता है, ये सिंपली किसी भी मैग्नेट में क्या क्या होता है, एक जो एंड होगा उस पर नॉर्थ पोल होगा और दूसरे एंड पर साउथ पोल। ठीक है, अगर आप किसी मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर देते हो, मान लो आपने इस मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर दिया, तो एक पोर्शन ये रह गया इसका और एक ये रह गया, ये नॉर्थ पोल था पहले और ये साउथ पोल था, तो ये अभी भी एज इट इज रहेंगे। व्हाट अबाउट दीज एंड्स, इन एंड्स पर क्या होगा, तो मैग्नेट की ना ये नेचर होती है, आप उसको जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करो वो इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे, जो अकेली मैग्नेट होती है उसके पास दो पोल होते हैं, राइट, तो क्या करेगी वो, जैसे इसकी बात अगर हम करें, यहाँ पर नॉर्थ पोल है पहले से है, तो वो यहाँ पर जो साउथ पोल है उसको प्रोड्यूस कर देगी। ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, साउथ पोल की तरह। सिमिलरली यहाँ ऑलरेडी साउथ पोल है, ये वाला पोल कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं। पहला क्या है, if we break a magnet into two parts, two or more parts, then each part और पीस आप यहाँ पे प्रिसाइसली मेंशन कर सकते हो, और each piece of magnet behave like a individual magnet, जैसे एक अकेली कंप्लीट मैग्नेट होती है वैसे ही बिहेव करता है। ओके, दूसरा रिजल्ट जो यहाँ से निकलता है वो होता है कि जो मैग्नेट है उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। आप कुछ भी कर लो, आपको ऐसी सिचुएशन कभी नहीं मिलेगी कि मैग्नेट के पास सिर्फ एक ही पोल है, या तो नॉर्थ है या सिर्फ साउथ है। ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक पोल होगा उसको हम बोलते हैं मोनोपोल। क्योंकि मैग्नेट के पास दो पोल हैं और दोनों हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट है उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट। क्लियर है, मैग्नेट के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, जब आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाओगे या साउथ को साउथ के पास लेकर जाओगे, मतलब जब आप सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, सेम पोल्स repel to each other।
वही अगर आप ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाओ, मतलब नॉर्थ को साउथ के पास या साउथ को नॉर्थ के पास, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमारी अर्थ है उसके पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, अर्थ ऑल्सो हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका भी जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक सिचुएशन आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटली, कि अगर आप मान लो कोई, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बार मैग्नेट ले रहे हो और उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर दो। मान लो ये मेरे पास बार मैग्नेट है और इसको मैं थ्रेड से बांध के कुछ इस तरह से सिंपली होल्ड कर लूं। अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है, बट अगर आप इसको थ्रेड से बांध दो और थ्रेड को इस तरह से पकड़ो, तो ये ना, हम इसको बोलेंगे कि हमने जो मैग्नेट है उसको फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है। ठीक है, अब आपने एक मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड किया है, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल पर ही खुद को रोकती है। मतलब अगर आपने मैग्नेट को इस तरह से पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, तो वो इस डायरेक्शन में रुक सकती है, इस डायरेक्शन में भी रुक सकती है, यहाँ भी रुक सकती है, यहाँ भी रुक सकती है, लेकिन वो रुकती हमेशा कहाँ पर है? इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऑफ द अर्थ। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, इफ वी freely suspend a magnet, it aligns to itself in the north and south direction of the earth। क्लियर है? ये हमने अभी जो देखे हैं 6 पॉइंट्स, इनको आप मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, तो इन केस आपको यही बोल दिया जाए कि कोई भी मैग्नेट है या सिंपली बार मैग्नेट है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो ये सब उनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ओके। अब अभी मैंने यहाँ पर एक चीज डिस्कस की थी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसके दो सोर्स होते हैं। एक सोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि क्या है? मैग्नेट। और दूसरा सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला सोर्स हमने क्या देखा है? मैग्नेट। और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? आई से। ओके, 1820 में ओस्टर क्रिस्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने मेंशन किया कि अगर आपके पास कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसके आसपास अगर आप कहीं पर भी कंपास निडल को प्लेस कर दो, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब कंपास निडल क्या होती है और इसके डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? तो आपके पास जो कंपास निडल होती है, ये एक डिवाइस होती है। कंपास निडल, it is a device to check
used to check presence of magnetic field. ठीक है, इसमें जैसे आपको यहाँ पर नाम देखकर थोड़ा आइडिया लग पा रहा होगा, इसमें एक निडल होती है जो कि मैग्नेटिक होती है, आप मान सकते हो मैग्नेट की बनी होती है। ठीक है, अब उसका एक पोल होता है साउथ पोल और एक पोल होता है नॉर्थ पोल। पता कैसे चलेगा कि कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है? तो उस पर थोड़ा सा वो मार्क करके रखते हैं, हमेशा नॉर्थ पोल को वो मार्क करके रखेंगे ताकि आपको पता चले कि इस निडल का ये वाला पोल नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो एक निडल होगी कंपास निडल में जो कि मैग्नेटिक होती है, उसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होता है। और ये जो पूरी डिवाइस है इसको हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं? टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल shows magnetic field। मतलब अगर ये जो निडल है ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है, इसको कहीं पर भी आप प्लेस कर रहे हो, इसके जो डायरेक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो जहां पहले थी वही है। सिंपल थिंग ये है कि वहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर निडल मूवमेंट करेगी तो वो डिफ्लेक्ट हो रही है, और अगर नहीं कर रही है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। डिफ्लेक्ट होगी तो उसका क्या मतलब होगा? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। निडल तभी डिफ्लेक्ट होती है जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से आप ये रिलेशन याद रख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? यहाँ पर जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दे तो वहां जो कंपास निडल रखी है उसमें डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? होगा भी या नहीं होगा? तो देखो डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया है तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, दूसरा बढ़ रहा है मतलब पहला भी बढ़ चुका है। ओके, ओके, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की। क्रिस्टन ओस्टर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी वायर में करंट फ्लो कराते हो और उसके आसपास कंपास निडल को रखकर चेक करते हो प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर वो जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। मतलब जब किसी वायर में करंट फ्लो होगी तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। ठीक है, और ये जो करंट है जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर पूछ लिया जाए कि क्या करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो डेफिनेटली होती है। कैसे होती है? जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। मैं ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, वो आप समझ जाए। ठीक है, ओके। अब देखो इस पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अभी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की बात की, मैग्नेटिक फोर्स की बात की, हम उसको स्टडी करने वाले हैं कि किस केस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाली है ये किस सोर्स से मिलेगी? क्योंकि सोर्स तो दो है, तो हम इस पूरे चैप्टर में करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसकी बात करने वाले हैं।
ठीक है, तो मैग्नेट का जो डिस्कशन था वो यहीं तक था। अब आगे जो भी डिस्कशन होगा हमारे पास उसमें एक वायर होगा, उससे करंट फ्लो होगी और उस करंट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है जो कि है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इसको आप यहाँ पर हाईलाइट करके रख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये बस एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि हमारे पास कुछ लाइंस है, मतलब एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ये इमेजिनरी लाइंस है। तो इनके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट थिंग यही आती है कि जो फील्ड लाइंस है वो क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। These lines are imaginary lines and used to tell the direction and magnitude or strength of the field। किस पर्टिकुलर रीजन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट नंबर तो वो आपसे पूछेंगे नहीं। टेंथ में आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओ। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, वो बस ये जानना चाहेंगे कि हमें बस इतना बता दो कि इस पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या कम है कंपैरेटिवली टू दिस पर्टिकुलर रीजन। मतलब दो रीजन आपको दे दिए जाएंगे, ओके, ये दो पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लेंगे कि किस पॉइंट पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये बताने में आपकी हेल्प करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं और इनको हम किस लिए यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए कि वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है, और उसकी डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए। ठीक है, ओके, अब इनके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। और these lines goes south to north pole on the magnet and north to south pole outside the magnet। These lines forms loops। These lines form loops। अब देखो इसका मतलब क्या है। बार मैग्नेट हमने अभी यहाँ पर पढ़ी है, तो उसी की हेल्प से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो आपके पास ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाती हुई दिखाई देंगी जब आप मैग्नेट से बाहर देखोगे। मैग्नेट से आउटसाइड पॉइंट ये सब हो जाएंगे इसके अराउंड का स्पेस। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है
वो कुछ इस तरह से जा रही होंगी। कहाँ से कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ टू साउथ पोल। और जब आप यहाँ इस मैग्नेट के ऊपर देखोगे, ये जो रीजन है इसमें चेक करोगे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ टू नॉर्थ पोल आपको जाती हुई दिखाई देंगी। साउथ टू नॉर्थ पोल। एक अकेली मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगी, बहुत सारी होंगी। ठीक है, मैग्नेट के अराउंड जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे उन सब पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसका ये मैं पूरा पैटर्न आपके लिए बना देती हूँ। मिडिल लाइन स्ट्रेट रहती है, जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जाओगे जो ये लाइंस हैं ये बेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे उतनी ज्यादा ये कर्विकल होती जाएंगी, उतनी ज्यादा ये बेंड होती जाएंगी। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि ये सर्कुलर लूप भी बना रही है, क्योंकि एंड में जाकर और कितनी ज्यादा कर्विकल होंगी, पूरा सर्कुलर लूप बना लेंगे। बात करें डायरेक्शन की, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कुछ इस तरह जाएंगी, यहाँ साउथ टू नॉर्थ, फिर जब ये घूम कर आएगी तो ये कैसी हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब ये यहां से ना आपको पैटर्न सीधा सीधा बनाने के लिए बोल दिया जाएगा, तो ये पैटर्न आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आप यहाँ इस फिगर में भी देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। ठीक है, प्लस ये जो फील्ड लाइंस हैं ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्विकल भी हो सकती है। कर्विकल मतलब उनमें आपको थोड़ा सा बेंड देखने को मिलेगा, जैसे इस वाली लाइन में देखो बेंड है, इस वाली लाइन को देखो स्ट्रेट है। तो जो फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्विकल भी। These lines can be straight and curvical or curved. Both. ये जो लाइंस है वो कहीं भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। These lines never intersect to each other. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछ लिया जाएगा कि ये जो बार मैग्नेट है इसमें बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होती है, या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो जो बार मैग्नेट है इसके केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी वो आपको इसके एंड्स जो होते हैं पोल के एंड, इन रीजन्स में मिलेगी। आप ये जो मैंने रीजन हाईलाइट किया है इसमें आप कोई भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो
और उनको बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी। अब हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपको ऐसे पता चलेगा कि लार्ज नंबर ऑफ लाइंस shows stronger magnetic field। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, जब आप ये फिगर ड्रॉ करते हो तो ये वाला जो रीजन है इसमें आपको जो फील्ड लाइंस है वो सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लूं और इसी साइज का सर्कल एक यहाँ पर ड्रॉ कर लूं, जरा देख के बताओ कि यहाँ पर इस सर्कल से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? सिर्फ दो। और यहाँ पर एक, दो, तीन। ठीक है, अब इसका एक रीजन आप ये मान सकते हो कि हमने यहाँ पर जो रेज हैं उनको काफी दूर दूर ड्रॉ किया है। बट ठीक है, अगर आप एक दूसरे के पास भी रखोगे तो भी यहाँ पर आप जो सर्कल ड्रॉ करोगे उससे ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। और ज्यादा फील्ड लाइंस पास होने का मतलब है कि वहां उस पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, अगर वो आपको बोल दे सीधा सीधा कि आपको प्रॉपर्टीज बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तब तो हमने ये काफी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। आप इनमें से कोई भी 4 to 5 पॉइंट्स लो, मेंशन करो और आपका काम हो जाएगा। पर अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन ही पूछ ले कि उन्होंने आपको खुद ही बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपको क्या करना है? रीजन बताना है, वाई। तो ऐसे में यहाँ पर जो रीजन है वो क्या हो जाएगा? मान लो आपके पास ये दो लाइंस थी जो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। मान लो ये कोई पॉइंट है P, और ये वाली जो फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस डायरेक्शन में है और ये वाली इस डायरेक्शन में। जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं कि सपोज ये कोई पॉइंट है और इस पर फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। या इस पॉइंट से पास होने वाली फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में फील्ड हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ तो दो डायरेक्शन आ गई, तो क्या दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं, दो डायरेक्शन में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। और यही एक वो रीजन है कि हम बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं वर्ड्स में आपको मेंशन करके बता देती हूँ। इफ टू लाइंस intersect to each other, then at the intersecting point there will be two directions of the magnetic field। ओके, अगर आपके पास कोई पॉइंट है उस पर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी लाइन? फील्ड लाइंस। तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों लाइंस की अपनी अपनी डायरेक्शन होगी, तो वहां पर दो डायरेक्शन है फिर मैग्नेटिक फील्ड की, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। तो फर्स्ट थिंग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? if the value
and direction of the magnetic field of the magnetic field is same for each point of a particular point of a particular region. Then magnetic field in that region is called uniform magnetic field. ओके, मान लो आपके पास यहाँ पर कोई ये एक रीजन आपने ले लिया है और इस रीजन में हर जो स्पेस है यूनिवर्स का या जो रीजन है वो पॉइंट से मिलकर बना है। आप बोल रहे हो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक की, वो मान लो ये आई है। यहाँ एक पॉइंट लिया, इस पर भी ये आई है। यहाँ पर चेक किया, यहाँ किसी पॉइंट पर चेक किया, मतलब आप चेक करते जा रहे हो और आपको मिल रहा है कि हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है और सभी पर इनका जो मैग्नीट्यूड है या फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी सेम है। ठीक है, तो ऐसे रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप कैसे स्पेसिफाई करोगे? एज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आप इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो क्या करना है, आपको हमेशा स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। फर्स्ट थिंग, स्ट्रेट होनी चाहिए। सेकंड थिंग, पैरेलल होनी चाहिए और इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। सब एक ही डायरेक्शन को पॉइंट करें। ठीक है, सो स्ट्रेट, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। असर्शन ठीक है, सीधी सी बात है, जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बात करें रीजन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू व्हिच at any point gives the direction of the field at that point। ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया है बट थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस होती है और हर एक पॉइंट पर वो डायरेक्शन को शो करती हैं। तो अगर वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर दो फील्ड लाइंस आ जाएगी, सॉरी वहां पर दो डायरेक्शंस आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि हमें बताएंगी कि यहाँ पर दो डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर असर्शन करेक्ट है, रीजन है वो भी करेक्ट है, और जो असर्शन है उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, A is true and R is the right explanation of the assertion। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल।
अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। ठीक है, वो आपको एमसीक्यू दे देंगे या सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसका रीजन पूछ लेंगे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने देखी ना वो बहुत बेसिक है इस चैप्टर के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होनी चाहिए, और वो वहां से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं और क्वेश्चंस बहुत सीधे हैं। ठीक है, वो जो आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है वहां से वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को फॉर्म करके डिजाइन करके दे देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको जो लो है ना सीधा सीधा लिखने के लिए पूछ लेंगे। ठीक है, वो बोल देंगे कि इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो अलग चीज है, बट वो आपको सीधा सीधा ये लो भी, ये जो स्टेटमेंट है ये भी एज इट इज लिखने के लिए बोल सकते हैं। है क्या, इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट हैंड है, मान लो एक आपके पास स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और इसमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड लेना है, इसका जो थंब है इसको इस वायर के अलोंग और जो करंट है उसकी डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, वायर के अलोंग और करंट की डायरेक्शन में। मान लो अगर हमारे पास एक वायर ये है, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, तो आपको थंब को वायर के अलोंग रखना है और किस डायरेक्शन में रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये। ठीक है, अब आपकी जो फिंगर्स है इनको आप देखो, ये एनसर्कल्ड है, कर्विकल फॉर्म में है। ठीक है, इनको आप आगे की डायरेक्शन में मूव कराओ। ठीक है, आगे की डायरेक्शन में फिंगर्स को मूव कराओ। ये जिस भी डायरेक्शन में जा रही है वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। क्योंकि देखो ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये जो लो है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आएगी, वो आप यहां से जान सकते हैं। अपने थंब को कहाँ रखना है, अलोंग द वायर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब आपकी जो एनसर्कल्ड कर्विकल फॉर्म में जो फिंगर्स हैं वो आपको क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो आपकी फिंगर्स है वो कैसे जा रही हैं, कुछ इस तरह। तो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसको देखिए, अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो फिंगर्स को आगे मूव कराओ, कैसे जा रही हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको क्या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हो या क्लॉकवाइज, यस हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि घड़ी की सुई भी इसी डायरेक्शन में मूव होती है। और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं, यस। ठीक है, तो मैक्सवेल जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर आपको ये पता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है तो आप मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, इफ अ करंट is flowing in a straight wire and you place your thumb in the direction of current, then your encircled fingers shows the direction of magnetic field.
क्लियर है? अब नेक्स्ट, ये तो किसकी बात हुई है, जब हम किसकी बात कर रहे थे, एक स्ट्रेट वायर की। अगर आपके पास जो वायर है वो स्ट्रेट वायर की फॉर्म में ना होकर एक सर्कल की फॉर्म में है, ओवल शेप मतलब थोड़ा सा साइड व्यू है, मतलब सीधा इस तरह से नहीं रखा है सामने, थोड़ा इस तरह है, ठीक है, बिल्कुल ये भी नहीं है बट थोड़ा सा मिड स्टेप है, ओके। और इसमें आप नोटिस करते हो कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब ये बताओ कि क्या आप यहाँ पर अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रख पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर लेंगी, करंट को। तो आपको क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स है उनको करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है, ठीक है, और आगे की डायरेक्शन में जैसे भी करंट फ्लो हो रही है वैसे उनको मूव कराना है। आपका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन आपको बता देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्योंकि देखो आपको कुछ इस तरह ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जो आपका सर्कल है वो आपको एग्जैक्टली सर्कुलर फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो आप ये वाली डायरेक्शन यूज नहीं करोगे, ठीक है, इस तरह से मूव नहीं कराओगे सीधा सामने, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो आपको ओवल शेप दिख रहा है, मतलब आपको अपने हाथ को थोड़ा सा इस पोजीशन में रखना है, आपका जो सर्कल है वो ऐसे ना हो के ऐसे, तो आपको इस तरह से डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन आप निकालोगे, आपके पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पर ऊपर जाते जाओगे, जो लाइंस हैं वो कर्व होती जाएंगी, कर्विकल बनती जाएंगी, बढ़ जाएंगी सब इसी तरह, इसी डायरेक्शन में। और यहाँ पर लास्ट में आपको फिर एक और सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये जो हमने पूरा ड्रॉ किया है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न। क्लियर है? कोई भी लाइन बीच से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बीच में ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन केस ऑफ सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको अगेन पूछा जा सकता है कि इस पूरे पैटर्न में कहाँ पर फील्ड्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सबसे ज्यादा होंगी, या फिर कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो जब आप सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात करते हो या वायर की बात करते हो, तो उसमें जो सेंटर पर होगा पॉइंट,
एट सेंटर पॉइंट, कोई पी पॉइंट ले लो, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो बार मैग्नेट है तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलती है, जो आपकी मैग्नेट के एंड्स हैं, पोल हैं, वहां पर। ठीक है, अगर आपके पास सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, या आप इसको, क्योंकि सर्कल है आप उसको और क्या बोल सकते हो, लूप भी बोल सकते हो, तो इसमें कहां पर मिलेगी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की, एग्जैक्टली सेंटर पर। सर्कल है, उसका सेंटर तो कोई रहा होगा ना, तो उस सेंटर पर ही जो पॉइंट होगा या जो सेंटर होगा उसी पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी। अब अगर आप बोलो कि यहाँ तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था, इसमें अगर वो पूछ ले तो इसके आसपास के जो रीजन होंगे, ठीक है, जो आसपास के पॉइंट्स होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, जहां सोर्स ज्यादा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां सोर्स कम हो गया है, अगर आप यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ ले लो और एक पॉइंट यहाँ लो, तो किस पर फील्ड लाइन ज्यादा होंगी या किस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जो करंट के पास में है उस पर ज्यादा होगी। लेकिन ये वाला जो रूल है वो आप यही अप्लाई कर सकते हो, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी चीज है, इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए कि बार मैग्नेट के केस में बताओ तो पोल्स पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अगर आपको बोल दिया जाए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए बताओ तो वायर के पास के जो पॉइंट्स होंगे वहां पर ज्यादा मिलेगी। और सर्कुलर लूप के लिए अगर पूछ लिया जाए तो कहां पर ज्यादा मिलेगी, एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे, the deflection of a compass needle placed near a current carrying wire decreases when the magnitude of an electric current in the wire is increased। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपके पास करंट है और आप उसको इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, ये रिलेशन पढ़ा था। और ये रिलेशन आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फिर डिफ्लेक्शन भी बढ़ना चाहिए, है ना, मतलब एक के बढ़ने से तीनों बढ़ जाएंगे, ये बाकी दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये जो असर्शन है ये गलत है, ए इज रॉन्ग। रीजन में क्या बोला, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर। ये सही दिया हुआ है इन्होंने, आर इज ट्रू और करेक्ट। ओके, बट नॉट द explanation of ए, और एक्सप्लेनेशन चाहिए भी नहीं क्योंकि ए ऑलरेडी रोंग है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये इन्होंने देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड बिटवीन टू पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग अ स्टडी करंट आई इज। आपको क्या बतानी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बतानी है, कहाँ पर बतानी है। इन्होंने एक वायर दिया हुआ है, ये जो फिगर है इसको हम थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके पास एक वायर है ए बी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो पहले तो वही देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है, आपको राइट हैंड लेना है, थंब की डायरेक्शन में क्या प्लेस करना है, करंट की डायरेक्शन में क्या प्लेस करना है, थंब को आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो आपको क्या बता देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर कैसी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरह है। ठीक है, वो पूरे सर्कल में घूम जाएगी। अब ये क्या जानना चाहते हैं कि देखो हमें वायर के आसपास के सारे पॉइंट्स पर नहीं जानना है, ये आपका वायर है, इसके अराउंड के सारे पॉइंट्स पर हमें नहीं चाहिए, तो एक सर्कल मत बनाओ डायरेक्शन के लिए। हमें बस ये बता दो कि इस वायर के नीचे यहाँ पर एक पॉइंट पी रखा हुआ है,
उस पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो आपको क्या करना है, इस बार आपको अपनी जो सर्कल की हुई फिंगर्स है उनको पूरा रोटेट नहीं करना है, आपको बस इस पी पॉइंट पर चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है। कैसे करोगे, ये रखा आपने थंब, ठीक है, और आपको अपने फिंगर्स को इस तरह से लेके आना है। अब देखो मैं यहाँ पर प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ, बट यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की साइड जा रही होंगी। नीचे वाला डायग्राम बना देती हूँ मैं, ताकि वहां से आप उसको प्रॉपरली समझ पाओ। ये सी हो गया, ये डी हो गया, अगेन सेम पॉइंट है, यहाँ पर बीसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये सेम चीज पूछना है कि इन्हें क्या चाहिए, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जाननी है। तो क्या होगा, इस बार ये जो सीडी वायर है इसके ऊपर की साइड है, तो आपको ये रखना था, आपको अपनी पूरी फिंगर्स को सारे पॉइंट्स पर नहीं घुमाना है। यहाँ एक पॉइंट है तो यहीं पर लाकर देख लो, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, आपकी फिंगर्स कैसे जा रही है, इस तरह से, ठीक है ना। आपकी जो फिंगर्स है वो कैसे जा रही है, इस तरह से, आपकी साइड आ रही है, आपकी साइड आ रही है मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। आपकी साइड आती हुई दिखाई दे रही है टुवर्ड्स यू या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब सिमिलरली आपके पास जो ए बी वायर है उसके नीचे की साइड पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको जो फिंगर्स है वो अंदर की साइड जाती हुई दिखाई देंगी, या फिर आप बोल सकते हो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर जाती हुई दिखाई देंगी। ड्यू टू ए बी, बी इज, बी यहाँ पर फील्ड है, ठीक है, बी इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जब हम बात करें ड्यू टू सी डी, बी इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कौन है, आप खुद, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। भाई एक इस डायरेक्शन में जा रही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the strength of the magnetic field produced at the center of the current carrying circular coil increases on increasing the number of turns in it। तो यहाँ पर देखो, ये टर्न की बात क्यों कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की थी तो ये जो सर्कल था हमने इसको सिंगल सर्कल कंसीडर किया था, ठीक है। यहाँ पर हम अगर करंट को इंक्रीज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक सिंगल सर्कल ना लेकर बहुत सारे सर्कल्स लें, ये 2-3 सर्कल्स लें, सेम वायर को हमने सिर्फ एक बार सर्कुलर लूप में नहीं लेके आए हैं, 2 से 3 बार टर्न कर दिया है, तो जितनी ज्यादा ये टर्न्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्न, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट पर तो डिपेंड करती ही है, साथ में जितने ज्यादा टर्न होंगे उन पर भी डिपेंड करेगी, उतनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हर एक टर्न में जो डायरेक्शन है करंट की वो सेम रहेगी, ओके। इन्होंने क्या बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सो सीधी सी बात है, ये यही बोल रहे हैं कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें
तो क्या तो जो फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, ए इज ट्रू। रीजन क्या बताया इन्होंने इसका? द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड अप। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी तो सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था? ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अगर सेम डायरेक्शन में आएगी तो ऐड हो जाएंगी। तो A is true and R is the correct explanation of it। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स कंक्लूड कर देती हूँ। अगर आपको इन जनरल पूछा गया है कि इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, बता दो कि डायरेक्शन क्या है, कोई पॉइंट उन्होंने नहीं बताया तो आपको क्या बताना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर उन्होंने कोई पॉइंट दे दिया, वो किस कहाँ पे पूछ रहे हैं? एट अ पॉइंट, तो आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आना है। वहां पर लाकर आपको पता चलेगा कि जो फिंगर्स हैं टुवर्ड्स यू है, आपकी साइड है, या अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर जा रही है। आपकी साइड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड है, आपसे दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी है। किसी भी चीज पर, किसी पर भी बेस्ड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट, जब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसमें अपने फिंगर्स रखो। आपका थंब किसकी डायरेक्शन को बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन यहाँ पर ना एक थोड़ा सा शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? इफ करंट इज क्लॉकवाइज, आपके सामने एक सर्कल रखा है, उसमें जो करंट है वो आपको दिखाई दे रही है कि वो क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, आपने फिंगर्स को देखा करके, जो करंट थी वो क्लॉकवाइज जा रही थी, तो वहां पर हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसी जाएगी? ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम यू। यू मतलब ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ही ऑब्जर्वर हैं। अच्छा, अगर आपको वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है देन मतलब आपने क्या किया, अपनी जो फिंगर्स हैं उनको करंट की डायरेक्शन में रखा। ठीक है, और आपने नोटिस किया कि आपकी जो फिंगर्स है वो कैसे जा रही हैं? एंटी क्लॉक, इस डायरेक्शन में। तो वहां पर आपका जो थंब है वो आपकी साइड पॉइंट कर रहा होगा। उस केस में आपकी साइड पॉइंट कर रहा है, मतलब बी क्या है? बी इज ऑलवेज टुवर्ड्स यू, मतलब ऑब्जर्वर की साइड जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सर्कुलर लूप है तो आपको ये दोनों चीजें यूज कर लेनी है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिखाई दे रही है। तो मतलब अगर यहाँ पे, क्योंकि ये जो ओरिएंटेशन बनाया है, ड्रॉ किया है, इसमें जो सर्कल है वो एग्जैक्टली आपके सामने नहीं है, साइड से देखते हो आप थोड़ा सा। अगर आप सामने वाला ड्रॉ करोगे तो वही आएगा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी साइड आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल हेल्ड वर्टिकली। देखो वर्टिकली, वर्टिकल का हमेशा मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर कुछ इस तरह से रखा हुआ है
तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और अगर इस तरह से रखा हुआ है तो वर्टिकल हो गया। तो इनके पास एक कोइल है। कोइल का मतलब यहाँ पर क्या है, ये कोइल बोले या लूप बोले, ये एक सर्कल की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि आपके पास एक कोइल है जो कि वर्टिकली रखी हुई है, मतलब इस तरह से, ना कि ये वाला ओरिएंटेशन नहीं है, वो कैसे रखी है, कुछ इस तरह से रखी हुई है, ये इस तरह से, ठीक है। इन नॉर्थ साउथ प्लेन, कहां पर रखी है, नॉर्थ साउथ प्लेन में रखी है। And an observer looking it from east sees current is flowing in anti-clockwise direction. क्या बोला है उन्होंने, बोला है कि आपकी जो कोइल है वो कहाँ पर रखी है, मान लो आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, वो वर्टिकली रखी हुई है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ पर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ प्लेन में है, मतलब नॉर्थ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ पर जाएगी, साउथ तक। अब आप ईस्ट से खड़े होकर इसको देख रहे हो, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है। और आपको जो इसमें करंट है वो कैसी दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको बताना है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस डायरेक्शन में होगी। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसको एक्सप्रेस कैसे करें। जिन वर्ड्स में इन्होंने आपसे पूछा है उन्हीं वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन कर दो। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर मतलब आप, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वहां पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी साइड आती हुई दिखाई दे रही है या आपसे दूर जाती हुई। हमने अभी बात की है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड आएगी। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप इतना लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करना चाहते हो, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ से देख रहा है, ईस्ट से देख रहा है, तो जो फील्ड लाइन से वो कहाँ जाएंगी, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही होंगी, मतलब इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। क्लियर है। सेकेंड है हॉरिजॉन्टली, एंड यहाँ पर आपकी जो कोइल है वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, मतलब इस बार ये इस ओरिएंटेशन में नहीं है, इस ओरिएंटेशन में है, ठीक है। And an observer looking at in from below and sees the current flowing in clockwise direction। मतलब इस बार कुछ इस तरह से रखी हुई है आपकी कोइल, और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इसके नीचे से, और उसको ये कैसे दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज। क्योंकि ऑब्जर्वर को कैसे दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज, तो ये फील्ड लाइन कैसे जाएंगी या फील्ड कैसे जाएंगी, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको नीचे से देखना है, फिगर को कैसे विजुअलाइज करे, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर भी ऑब्जर्वर खड़ा है उसको करंट कैसे दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, मतलब अवे फ्रॉम यू। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस बार हम उस सर्किट की बात नहीं करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में, जो इलेक्ट्रिक करंट वाला, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, उसमें हम जो सर्किट ड्रॉ करते थे, बट हम उसमें जो पॉइंट्स छोड़े थे हम उन पर बात करेंगे। जैसे वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता था, वायर होते थे, तो हम यहाँ पर वायर की बात करेंगे। वहां पर हमारे पास करंट थी, तो हम यहाँ पर करंट की बात करेंगे। सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो होगी, तो हम यहाँ पर करंट की बात करेंगे। ओके। और जो पॉइंट वहां पर छूट गए थे, जैसे आपके पास जो स्विच होता है आप उसको कहाँ इंसर्ट करते हो,
जिस चीज में इंसर्ट करते हो, जिस बोर्ड में इंसर्ट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉकेट। तो हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं सॉकेट से ही। ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल सॉकेट होगा और दूसरा पावर सॉकेट। बात करें नॉर्मल सॉकेट की, ये हम कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड फॉर आपके पास जो घर में डिवाइसेस होती है, एप्लियंसेस होते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो हाई पावर कंज्यूम करते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कम पावर चाहिए होती है, जैसे आपके लाइट बल्ब है, आपका फैन हो गया, आपका टीवी हो गया। तो उन सब में हमें ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहां पर हम ये नॉर्मल सॉकेट यूज करते हैं। ये नॉर्मल जो सॉकेट है, ये कैसे डिजाइन किए जाते हैं? करंट के बेस पर डिजाइन किए जाते हैं। ये 5 एम्पियर तक की करंट को हैंडल कर सकते हैं, या ये आप इसको क्या बोल सकते हो, करंट रेटिंग इनके लिए कितनी होती है? 5 एम्पियर, मैक्सिमम 5 एम्पियर की करंट को ये हैंडल कर सकते हैं। दूसरा क्या रहता है हमारे पास? पावर सॉकेट। पावर सॉकेट है, पावर नहीं है, सिंपल। इट इज यूज्ड फॉर हाई पावर, हाई पावर कंज्यूम करने वाले एप्लियंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जैसे फ्रिज हो जाएगा, हीटर हो जाएगा, या गीजर आप यूज करते हो, ठीक है। ये हाई पावर कंज्यूम करते हैं, तो इनके लिए आपको जो सॉकेट यूज करना पड़ेगा वो कैसा होना चाहिए? हाई पावर वाला होना चाहिए। तो ये जो डिजाइन होते हैं पावर सॉकेट्स, ये कितनी करंट को, देखो इनफाइनाइट तो कहीं नहीं होगा, ठीक है, कि कितनी भी करंट आप भेज दो हैंडल कर लेंगे। हाई पावर वाले हैं, लेकिन फिर भी लिमिट है, कितनी है? दे कैन हैंडल करंट ऑफ 15 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वायर्स हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या? आपके पास एक होता है अर्थ वायर, एक होता है लाइव वायर, और एक होता है न्यूट्रल वायर। ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ये आपका रेड कलर का होगा, और ये आपका ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। इसको आप पॉजिटिव वायर भी बोलते हो, रेड कलर का होता है, और आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव वायर। इसको आप क्या बोलते हो? नेगेटिव वायर। अब देखो यहाँ पर जो लाइव वायर है, ये क्या करता है, आपके पास जहां से भी करंट आ रही है, जो भी आपकी पावर सप्लाई है, वहां से चार्ज को लेगा या करंट को लेगा, और आपके जो एप्लियंसेस हैं, आपकी जो डिवाइस है, वहां तक लेके जाएगा, या जो आपके सॉकेट्स यूज हुए हैं वहां तक उसको लेकर जाएगा, ठीक है। आगे आप सॉकेट में प्लग को इंसर्ट करोगे तो आपकी डिवाइस तक पहुंच जाएगा। तो आपका जो लाइव वायर होता है, इसका काम क्या होता है?
it provides current from power supply. ब्लैक वायर का क्या काम होता है? इट कंप्लीट्स एक्स्ट्रा करंट टू द सप्लाई। क्या होता है कि आपके पास जितनी करंट का यूज था वो आपने कर लिया, वैसे तो है नहीं कि जो बाकी की है वो वहीं रह जाएगी। जो चार्ज है वो एक जगह पर रुक नहीं सकता, तो अब जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको क्या करना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा, और वो काम कौन करता है? ये जो आपका ब्लैक वायर है ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अर्थ वायर है या जो ग्रीन कलर का होता है ये क्या करता है? ये आपका it provides a path to the faulty current. into अर्थ। जो फॉल्टी करंट होती हैं, जो करंट आपको शॉक लगवा सकती हैं, उन करंट को एक पाथ प्रोवाइड करता है। कहाँ ले जाता है? अर्थ में ले जाता है। इसके लिए क्या रहता है, आप एक मेटल प्लेट होती है उसको आप अर्थ में सेट करके रखते हो, ठीक है, और फिर ये जो आपका ग्रीन वायर है उसको आप लिंक करा देते हो उस प्लेट से। एक साइड वो प्लेट से लिंक होता है जो कि अर्थ के अंदर है, दूसरा वो आपका जो स्विच है, आपने देखे होंगे कुछ स्विच ना 3 लेग वाले आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो थर्ड लेग होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? ग्रीन वायर को, जिसका कनेक्शन सीधा सीधा किससे होता है? जो अर्थ में वायर है उससे होता है। ठीक है, तो उसके लिए जब वायरिंग होती है तो वहां पर ये ग्रीन वायर यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आपके पास ये वायर हो गए। नेक्स्ट आपके पास आती है करंट। करंट हमारे पास यहाँ दो टाइप की है, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। डीसी करंट क्या होती है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, इट फ्लोज in only one direction. ओके, और बात करें अगर इसके बारे में, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको कहाँ कहाँ मिलती है? जैसे आप इन्वर्टर यूज करते हो, आपके पास जो बैटरी होती है या जो सेल होते हैं, जहां पर आपको फिक्स वैल्यू मिल रही होती है वोल्टेज की या फिर करंट की, तो वहां पर आपको अल्टीमेटली क्या मिल रही है? डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इट फ्लोज पीरियोडिकली। या आप इसको बोल सकते हो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। मतलब सर्टेन टाइम के लिए वो एक डायरेक्शन में जाएगी, फिर नेक्स्ट कुछ मिनट्स के, कुछ सेकंड्स के लिए वो दूसरी डायरेक्शन में होगी, वापस कुछ सेकंड के बाद वो फिर से पहले वाली डायरेक्शन में आ जाएगी। मतलब एक पीरियड तक एक डायरेक्शन में रहेगी, फिर दूसरे पीरियड तक दूसरे डायरेक्शन में, फिर तीसरा जब पीरियड आएगा तो उसमें फिर से पहली वाली डायरेक्शन में आ जाएगी। बात करें मैग्नीट्यूड की, इट्स मैग्नीट्यूड changes continuously।
इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, हमारे पास ये आता कहां से है, कहां से प्रोवाइड होता है, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, या जो इलेक्ट्रिसिटी हाउस होते हैं वहां से अल्टीमेटली हमें जो करंट मिलती है वो कैसी होती है, एसी होती है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये जो एसी है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या आपको जो करंट मिलती है वो किस वोल्टेज पर मिलती है। तो जो वोल्टेज होती है वो होती है 220 वोल्ट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। क्लियर है। नेक्स्ट आपको पूछ लिया जाता है कि एसी के एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू डीसी। एसी जनरेशन इज चीपर देन डीसी। एसी को एक बड़े लेवल पर जनरेट करना इजी होता है एज कंपेयर टू डीसी। तो ये इसकी एक एडवांटेज आ गई। दूसरी, एसी ट्रांसमिशन is easier than DC due to high power loss। जब आप डीसी की बात करते हो तो वहां पर कैसा पावर लॉस होता है, हाई पावर लॉस होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम उसको ट्रांसमिट नहीं करा सकते एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, या पोजीशन वर्ड यहाँ पर गलत रहेगा, आप एक रीजन से दूसरे रीजन में इसको ट्रांसफर नहीं करा सकते। ठीक है, वही जो एसी ट्रांसमिशन होता है वो इजिली हो जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, टाइम के साथ फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, तो उसका बेनिफिट हम लेते हैं, पावर लॉस कम करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप का आ सकता है, सिंपली आपको कुछ, ये जो आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है वहीं से आपको कुछ क्वेश्चन डिजाइन करके दे दिया जाएगा। जैसे हाउ इज द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वन गिवन बाय अ बैटरी ऑफ ड्राई सेल। तो आप जब ड्राई सेल में यूज कर रहे होते हो करंट को, या वो जो आपको प्रोवाइड करा रही होती है वो अल्टीमेटली डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। और जो हाउस होल्ड में सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है वो कैसी होती है, एसी होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। ओके, तो अभी जो हमने पॉइंट्स देखे हैं उन्हीं से उन्होंने एक क्वेश्चन को बना दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक वर्ड देखोगे जो हम इससे पहले भी देख चुके हैं, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, एक कंडक्टिंग वायर होता है जिससे करंट फ्लो हो सकती है, ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। आप सभी ने सुना होगा ना कि घर में फ्यूज यूज हो रहे हैं, है ना, कभी ना कभी ये सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया, राइट। तो वो फ्यूज होता क्या है, एक कंडक्टिंग वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू टू प्रोटेक्ट दिस सर्किट और डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब जो एप्लियंसेस आप घर में यूज कर रहे हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है, फ्यूज की अपनी एक रेटिंग होती है जो हमें क्या बताती है कि ये कितनी करंट को हैंडल कर सकता है। जो फ्यूज रेटिंग आपको दी जाएगी वो क्या होगी, एक्चुअली वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट।
which can be handled by it। ये फ्यूज कितनी करंट को हैंडल कर सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, फ्यूज रेटिंग। अब अगर जो करंट है उससे ज्यादा हो जाती है तो ये फ्यूज क्या करता है, खुद को मेल्ट कर लेता है, और जब मेल्ट करेगा तो मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, राइट। और जब सर्किट ब्रेक होगा तो आगे वो करंट नहीं जाएगी। तो क्या होता है, इट मेल्ट्स टू इटसेल्फ in case of high current। हाई करंट का मतलब हमारे पास क्या है, करंट मोर देन रेटिंग या इट्स कैपेसिटी, मोर देन कैपेसिटी। एंड ब्रेक्स द सर्किट। और हमें पता है कि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है कहीं पर, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो आपके जो आगे के एप्लायंसेस हैं उन तक वो हाई करंट नहीं पहुंचेगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक और आपने चीज पढ़ी होगी, शॉर्ट सर्किट। ये क्या होता है, आपके जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है, जब ये आपस में टच हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो वहां पर फिर आपको शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। व्हेन कनेक्ट डायरेक्टली टू ईच अदर causes short circuit। ठीक है। अब एक लास्ट वर्ड जो यहाँ पर रहता है वो रहता है ओवरलोडिंग। ये क्या होता है, when the current flows through the wire more than its capacity due to overloading। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे से सप्लाई ज्यादा आ गई है अचानक से। इसका मतलब क्या रहता है कि मान लो आपने जो वायर कनेक्ट किया हुआ है उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है करंट को हैंडल करने की, ठीक है। वो आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर की करंट का फ्लो करा सकता है, लेकिन आपने उस वायर के एंड में जो एप्लायंसेस है वो इतने सारे कनेक्ट कर दिए हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट आ रही है टोटल, वो ज्यादा करंट की आ रही है। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर तक वो करंट को हैंडल कर सकता था, बट रिक्वायरमेंट आ गई 15 एम्पियर की, तो उसको ज्यादा करंट फ्लो करानी पड़ेगी, और ज्यादा करंट फ्लो करानी पड़ेगी तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग रहती है जिसके कारण फिर से शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, या वायर्स मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर यही इसकी डेफिनेशन हो गई, यही इसका कॉज हो गया। अगर वो आपको पूछ ले कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है, तो उसका सीधा सा सिंपल सा रीजन रहता है या पॉइंट रहता है कि आप ओवरलोड मत होने दीजिए। क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो बाकी के पॉइंट्स है उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।